हेलो नीट वालों, कैसे हो आप सब। तो बेटा मेरे को बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि मैम आप बीडीएस फील्ड से हैं तो बीडीएस के बारे में आप हमें गाइड कीजिए, क्योंकि अब जिनको एमबीबीएस नहीं मिल रही है तो वो लोग कंसिडर कर रहे हैं बीडीएस और बीएमएस को अपनी जो सेकंड चॉइस है। तो बेटा इसके ऊपर मैं आज वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि बीडीएस के बारे में आपको ए टू जेड की जानकारी इस वाले वीडियो में मिलेगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो, बट आपको क्लैरिटी हो जाएगी दिमाग में कि आपको बीडीएस लेनी है या नहीं लेनी है। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप बीडीएस करने जाते हो तो वहाँ पे आपको जो पहले 3 साल रहते हैं उसकी जो पढ़ाई है वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगी आपकी एमबीबीएस से, प्लस आपको फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा जो कि डेंटल से रिलेटेड होगा, राइट। उसके बाद आप फाइनल ईयर में आएंगे तो फाइनल ईयर में जो पढ़ाई होती है बीडीएस की और एमबीबीएस की वो बिल्कुल डिफरेंट रह जाती है। तो उसमें क्या आता है, आपके हमारे डेंटिस्ट्री से रिलेटेड 6 सब्जेक्ट आ जाते हैं, एमबीबीएस वालों के उनके, एमबीबीएस वाले की जो अलग से स्पेशलाइजेशंस है उनके उनको सब्जेक्ट्स आते हैं। तो देखिए इंटर्नशिप में आप लोगों का सेम ही रहता है, रोटेटरी इंटर्नशिप होती है तो आपको क्लिनिकल प्रैक्टिसेस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो चलो कमिंग बैक टू फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, तो जब आप पास आउट हो जाते हैं बीडीएस से, तो चाहे आप गवर्नमेंट बीडीएस से पास हो रहे हैं तो कुछ कॉलेजेस जो हैं बहुत ही अच्छे, जैसे केजीएमयू है या फिर बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग अपना हाउस जॉब्स वगैरह के लिए भी टेस्ट निकालते हैं। तो कई कॉलेजेस में तो रिजर्वेशन भी रहता है अब अपने कॉलेज के बच्चों के लिए, बाकी कई जगह नहीं भी रहता है। तो और जो आप ये डेंटिस्ट्री है ये आपके टॉप मोस्ट जो आपके कॉलेजेस हैं वहाँ से भी, जैसे दिल्ली के बहुत ही फेमस कॉलेजेस हैं, तो वहाँ से भी आप करेंगे तो आपके करियर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे ही हैं। वैसे तो देखिए डेंटिस्ट्री में बीडीएस में ऐसा है, क्योंकि ऑन कैंपस प्लेसमेंट तो हो नहीं रही है, राइट। एक बीएचयू ज़रूर है जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको कैंपस प्लेसमेंट्स देता है। तो आप ये वाली बात ज़रूर दिमाग में रखिए, क्योंकि हमें तो पता नहीं था ये चीज़। अभी हमारे किसी नोन में कोई बीडीएस, उन्होंने एमडीएस करने के बाद उनका प्लेसमेंट हुआ था कहीं, तो वो अब्रॉड के लिए गए थे। एक अच्छा पैकेज था उनका, आई थिंक जो स्टार्टिंग पैकेज था शायद 9-10 के आसपास था। अभी लेटेस्ट मुझे नहीं पता, ये 2-3 साल पहले की बात है। तो ये चीज़ है। साथ में आपको ये भी रखना पड़ेगा कि जो दिल्ली के लोग हैं ज़्यादा, तो वो वहाँ के जैसे आपके मौलाना आज़ाद हो गया, सफदरजंग हॉस्पिटल हो गया, राम मनोहर लोहिया हो गया, तो यहाँ के कॉलेजेस से इंटरेस्टेड रहते हैं कि आपको बीडीएस टॉप मोस्ट कॉलेजेस से करनी है। बट जो मेन चीज़ है, देखिए बेटा बीडीएस के बाद क्या करना है, मेन फोकस तो हमें उस पर करना है। तो जो बाद में आप क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया हाउस जॉब, बड़े बड़े जो भी दिल्ली के कॉलेजेस हैं या इवन पीजीआई है, जो आपका चंडीगढ़ का पीजीआई है, और जो बाकी पीजीआई की ब्रांचेस हैं, तो सब में आपकी नोटिफिकेशंस निकलती हैं, हाउस जॉब रहती है इसमें। तो जो हाउस जॉब में जो आपका स्टार्टिंग पैकेज होता है तो वो हर साल वेरी करता है। तो वो बहुत ही अच्छे पैकेज पे आपको रखते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग कई कॉलेजेस में है 60,000, कईयों में है 70,000, कईयों में है 80,000। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या है और ट्विस्ट क्या है, ट्विस्ट ये है बेटा कि ये जो हाउस जॉब होती है सिर्फ 1 साल की होती है। आपको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब रहती है, उसके बाद आपको इसको छोड़ना पड़ता है, राइट। क्योंकि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो जाएगा तो वो फिर नए रिक्रूटमेंट्स के लिए बोलेंगे। तो हाउस जॉब में आपको सारे पेशेंट्स वगैरह आप करते हो और प्लस डिसेंट आपको सैलरी मिलती है। तो ये चीज़ रही। उसके बाद कई कॉलेजेस अपनी नोटिफिकेशंस अलग से भी निकालते हैं कि कई बार अवेलेबिलिटी होती है उनकी, ऐसी नोटिफिकेशंस आती हैं कि जिसमें आपकी जॉब साल साल दर साल ऑन ईयर बेसिस वो एक्सटेंड हो जाती है, बट ऐसे कॉलेजेस बहुत कम हैं। तो ओके, इसके बाद आते हैं ईएसआईसी हॉस्पिटल्स, वहाँ पे भी बीडीएस के ग्रेजुएट्स के लिए वैकेंसी निकलती है, तो उसके लिए टेस्ट वगैरह होते हैं, तो वो आप उसके लिए अप्लाई करेंगे अलग से। इसके बाद थर्ड जो ऑप्शन आ जाती है वो है गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपको गवर्नमेंट की जॉब होती है। एक होती है सेंटर की, दूसरी होती है स्टेट की। तो जो सेंटर की जॉब होती है आपकी यूपीएससी के थ्रू भी उसकी नोटिफिकेशंस आती हैं, बट सीट्स बहुत कम है बेटा इसमें। और जब भी ये नोटिफाई होती है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको देना पड़ता है टेस्ट, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपका रिस्पेक्टिव स्टेट का, जिस भी आप स्टेट में आप काम करते हैं वहाँ पे आपकी जॉब्स रहती हैं, तो इसमें भी आपका ही रहेगा। और कई बार तो कई स्टेट्स ये भी आपको ऑप्शन देती हैं कि आप इंटर स्टेट भी
आप जॉब्स कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कई बच्चे ऑल इंडिया कोटे के थ्रू किसी और डेंटल कॉलेज से जिन्होंने की होती है, तो वो उस स्टेट का जो टेस्ट है उसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, जो आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है। और वैसे जनरली तो ये रहता है कि जो ये आपका गवर्नमेंट जॉब के लिए अदर स्टेट्स में भी रहता है, तो इसको कोई भी बच्चा, कोई भी बीडीएस का ग्रेजुएट ये पेपर दे सकता है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है, राइट। इसके अलावा आपका आर्म्ड फोर्सेस में है स्कोप। आर्म्ड फोर्सेस में भी आपका नीट, जब आपका पीजी हो, नीट पीजी का जो टेस्ट होता है, जब आप ग्रेजुएशन कर चुके होंगे तो जैसे नीट का एग्ज़ाम होता है वैसे नीट पीजी का एग्ज़ाम होता है एमडीएस के लिए, तो उसके स्कोर के ऊपर आपको एडमिशन दी जाती है आर्म्ड फोर्सेस में, ठीक है। उसमें आपको उनके अकॉर्डिंग आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपको कॉल लेटर आएगा। तो जब आप पीजी की तैयारी करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं उसके लिए भी, आर्म्ड फोर्सेस के लिए। पहले एग्ज़ाम अलग से होता था उनके लिए, बट अब नहीं होता, अब स्कोर कार्ड आपका वैलिड होता है। प्लस आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, फिर मेडिकल होगा, फिर आप वहाँ पे बहुत बहुत अच्छा करियर है, 8 से 2 की जॉब होती है। और आपको वहाँ पे आर्मी की तो खैर लाइफ ही अलग है, उसके बारे में तो आप सबको पता ही है। और प्लस डेंटल कॉर्प्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, आर्मी डेंटल कॉर्प्स बोलते हैं उनको, ठीक है। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं जॉब, ओके, प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में लोगों के मन में रहता है, देखिए प्राइवेट सेक्टर में ऐसा है कि पहली बात है सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। आप प्राइवेट सेक्टर में कहीं पे भी जाओगे तो वहाँ पे जैसे आप मैक्स हॉस्पिटल्स हो गए या फोर्टिस हॉस्पिटल्स हो गए, तो इनकी चेन होती है जहाँ पे डेंटल सर्विसेज भी दी जाती हैं। बट पहली बात है कि वहाँ पे ऑलरेडी फिल्ड हैं चीज़ें, राइट। वो लोग पहले से ही वहाँ पे, और जो नए हॉस्पिटल्स जो खुल रहे हैं, एमएनसीज जो खुल रहे हैं, मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स, कई मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ब्रांचेस खुल रहे हैं, या कभी कहीं वैकेंसी होती है तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन रहता है। और बाकी तो वहाँ पे ये भी रहता है कि एमडीएस के बिना बड़ा मुश्किल रहता है वहाँ पे। विदाउट पीजी आप सोचें कि सिंपल बीडीएस को वहाँ पे जॉब्स मिल जाए बहुत कम है। और बाकी कई हॉस्पिटल्स ज़रूर रहते हैं, चैरिटेबल हॉस्पिटल्स ब्रांचेस रहती हैं, तो वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका इसमें रहता है उसमें रहेगा आपका, जब ये हो जाएगी तो बाकी अब आप बोलेंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का पता कैसे चलेगा। तो बेटा देखिए, अभी आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन आपके आती रहती हैं चीज़ें, बट स्टिल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी आप देखिए न्यूज़पेपर से जब हम सर्च करते थे, तो मैंने तो अपनी जॉब न्यूज़पेपर से सर्च की थी जब मुझे प्राइवेट सेक्टर में काम करना था। मैं उसमें एड्स देखती थी क्लासिफाइड, और वहाँ से मैंने सर्च किया था। और आजकल तो खैर ऑनलाइन में आपके पास बहुत सारे जॉब फाइंडिंग ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पर आप नज़र रख सकते हैं। तो इसके अलावा बात करें आपका, इसके अलावा हाँ, आपके जो सैलरी की बात करें और क्लिनिकल प्रैक्टिस देखिए आप बीडीएस के बाद भी कर सकते हैं। बीडीएस करने के बाद कई डिप्लोमा कोर्सेज हैं अलग अलग ब्रांचेस में, वो कर सकते हैं आप, अपनी स्किल्स को रिफाइन कर सकते हैं। और जब आप क्लिनिक सेटअप करते हैं अपना डायरेक्ट आफ्टर बीडीएस, तो थोड़ी सी मुश्किल आपको आएगी, क्योंकि जब तक आपकी स्किल्स रिफाइन नहीं होंगी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन आप इसमें क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग फील्ड में जब भी अपना क्लिनिक ओपन करते हैं तो वो कंसल्टेंट्स को अपने क्लिनिक्स में बुलाते हैं, ठीक है, उनके साथ टाई अप कर लेते हैं। तो लाइक एवरी संडे और एवरी सैटरडे जैसे भी आप लोगों का टाई अप होता है उसके अकॉर्डिंग जो केसेस होते हैं वो आप लोग डील करवाते हैं अपने स्पेशलिस्ट से, और जो बाकी नॉर्मल केसेस हैं वो आप खुद कर लेते हो। स्टार्टिंग में ज़रूर स्ट्रगल है, स्टार्टिंग में आप बोलेंगे कि जब आप कमाना शुरू ही करते हैं तो इट्स थोड़ा सा मुश्किल होता है कमाना। तो स्टार्टिंग में आपका लो रहेगा, 2-3 साल आपको लग जाएंगे। लेकिन एक बार जब आप सेटल इन हो जाते हैं, जब आपका क्लिनिक वगैरह थोड़ा सा एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो उसके बाद आप मेरे से सैलरी की बात करें तो इनकम बेटा आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्टार्टिंग में अगर जो बंदा 10,000 से अगर शुरू कर रहा है पर मंथ, है ना, क्योंकि क्लिनिक के एक्सपेंसेस आपको निकालने पड़ेंगे, एक आपको असिस्टेंट रखना पड़ेगा, तो स्टार्टिंग का आप लगा लीजिए 10 से 20,000 अगर आप कमा रहे हैं, तो वो चलते चलते 3 सालों में वही 10 से 20,000 1 लाख तक पहुंच सकता है। और आप थोड़ा सा टाइम देंगे, 4 ईयर्स तक अगर आप टाइम देंगे क्लिनिकल प्रैक्टिस में, तो वही आपका जो आप कमा रहे हैं 1 लाख पर मंथ कमा रहे हैं, तो वो बेटा आपका 2 लाख, 3 लाख, इवन 4 लाख तक भी जा सकता है। वो सारा आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है,
राइट। क्योंकि जो डेंटिस्ट्री में क्या है, आपको थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे देती हूँ। डेंटिस्ट्री में जब किसी का दांत टूटता है, जैसे जब हम सिंपल एक दांत लगाते हैं, क्राउन एक लगाते हैं, और अगर हम उसको इम्प्लांट से वो कर रहे हैं, इम्प्लांट क्या रहता है कि आपका दांत जहाँ से टूटा है वहाँ पे हम अंदर एक स्क्रू डाल देते हैं, उसे इम्प्लांट बोलते हैं, उसके ऊपर आपका कैप लगता है। तो एक इम्प्लांट ही आपको, अगर कोई केस आता है आपके पास इम्प्लांट का, तो 25,000 से लेके आपको 32,000 तक आप उसको चार्ज कर सकते हैं। मेट्रोस में अगर आप हैं तो 40-50,000 तक भी आप एक इम्प्लांट के चार्ज कर सकते हैं। बट इसके लिए आपको बीडीएस के बाद आपका थोड़ा सा इम्प्लांटोलॉजी का एक डिप्लोमा कर सकते हैं आप, जैसे इंटर्नशिप में भी आप ये कंटिन्यू कर सकते हैं अपना, और ये आप करके एलिजिबल हो जाएंगे। इवन बीडीएस के बाद 6 महीने का आप विजिटिंग पे जाएंगे एवरी सैटरडे संडे, तभी आप एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपको खुद नहीं करना है इम्प्लांट केस, तो आप ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन होते हैं, उनको अपने कंसल्टेंट रखिए, वो विजिटिंग पे आएंगे, और 60-40 का रेशो रहता है, तो उसके हिसाब से आप उनको भी पे करेंगे, तो कुछ परसेंटेज वो लेंगे पेशेंट का और कुछ परसेंटेज आप लेंगे। और सिंपल जो आप दांत लगाते हैं, है ना, आर्टिफिशियल दांत जब हम लगवाते हैं तो उसमें भी बहुत पैसा है। ब्रिजेस होते हैं हमारे, किसी को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए कि क्या होता है, तो मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी वीडियोस डाली हुई हैं डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, आप देख सकते हैं उसमें कि ब्रिज क्या होता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट, आप एक दांत का सिंगल रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर करते हैं आप प्राइवेट में, तो सिंगल रूट कैनाल ट्रीटमेंट की ही एक दांत की कीमत है प्राइवेट सेक्टर में 2,000 से लेके 4,000 रुपये, डिपेंडिंग ऑन द एरिया इन विच यू आर प्रैक्टिसिंग। उसके बाद दांत लगाने के बाद आप उसके ऊपर, रूट कैनाल करने के बाद आप उसके ऊपर कैप लगाएंगे, तो कैप भी आपका प्राइवेट सेक्टर में 2,000 से 3,000 है एक दांत का। तो एक दांत का ही अगर आप ढंग से ट्रीटमेंट कर देते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो वो आपको एक दांत ही 6 से 7,000 रुपये कमा के देगा, राइट। एक्सपेंसेस वगैरह अगर आप एक्सक्लूड भी करेंगे उसमें से, जो आपका मटेरियल एक्सपेंसेस है, फिर भी आपके हाथ में 5,000 रुपये एक दांत के नीट एंड क्लीन आपको प्रॉफिट आएगा, राइट, इन प्राइवेट प्रैक्टिस, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। अगर आप लो स्मॉल टाउन में भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तभी एक दांत आपको कमा के लेके जाएगा 3 से 4 हज़ार रुपये। तो ये रहता है। तो और इसमें क्या रहता है आपका, जब आप एफपीडीज लगाते हैं, कईयों के बच्चों के दांत नहीं होते हैं, कईयों का पूरा मुंह, आप जब आप नए नए जबड़े लगाएंगे, तो एक कंप्लीट डेंचर की कीमत ही 10 से 15 हज़ार रुपये तक है, जो आपके फ्लेक्सिबल डेंचर्स हैं। कई कई तो 20 से 25 हज़ार तक भी डेंचर्स हैं, और अगर इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स हैं, तो आपका एक केस ही जी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए का है। तो ये सारे आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है। अब आप ये मत सोचिए कि आपने आज क्लिनिक खोला और 2 दिन में आपको फुल माउथ का केस मिल जाएगा, तो वो तो क्लिनिक आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना। आफ्टर पुटिंग इन ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, तो लोगों को तो ज़रूरत है अच्छे डॉक्टर्स की, वो आएंगे आपके पास, राइट। नाउ आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दिस चीज़ें, नाउ आई विल कम बैक टू स्पेशलाइजेशंस, कि स्पेशलाइजेशंस किस किस ब्रांच में होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। तो जैसे आपका एमबीबीएस में ओरल मेडिसिन और रेडियोलॉजी में एमडी होता है, तो वो जो कि एमबीबीएस वालों में टॉप पे चल रहा होता है, क्योंकि ये लोग सीटी स्कैन्स एंड ऑल दैट करते हैं। तो वैसे ही बीडीएस में होता है ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। बट ये मतलब अगर आप इसके करियर प्रोस्पेक्ट्स देखेंगे तो थोड़े से इसके इतने ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि ये लोग विजिटिंग उसमें नहीं जाते हैं। बट अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में, उसके बाद पीजी के लिए ऑप्शन अच्छा है, या जो लोग एकेडमिक्स में रहना चाहते हैं उनके लिए ऑप्शन अच्छा है। तो ये चीज़ें हैं। सेकंड आपके ऑप्शन मैं कंसिडर करूँगी पेरियो, जो आ गई आपकी पेरियो ब्रांच है, उसमें आप गम्स एंड गम्स रिलेटेड डिजीज़ के बारे में डील करते हैं, प्लस इसमें इम्प्लांट्स भी रहते हैं। ये भी 3 साल का कोर्स होता है। तो क्लिनिकली केसेस आते हैं आपके, आप गम से रिलेटेड, गम्स की जो सर्जरीज होती हैं वो करते हैं इसमें। किसी के गम्स बहुत काले हैं, क्राउन लेंथनिंग प्रोसीजर्स होते हैं, आपके जो दांत हैं ये बड़े हो गए हैं, छोटे मतलब गम्स को थोड़ा खींच के इलोंगेशन वगैरह, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी अलग से बना दूँगी वीडियोस अलग अलग ब्रांच के ऊपर। तो थर्ड आपका कंजर्वेटिव और एंडोडोंटिक्स, जो आरसीटी के स्पेशलिस्ट हैं उन और फिलिंग्स वगैरह ये लोग करते हैं। तो स्पेशली आरसीटी का क्या रहता है कि हमारे जो दांतों में जो नॉर्मल केसेस हैं वो सिंपल बीडीएस भी करता है आराम से। जैसे मैं सिंपल बीडीएस हूँ, मैं कर रही हूँ, है ना, अपने केसेस पूरे कर रही हूँ मैं अपने सरकारी इसमें भी। तो लेकिन जो ये आरसीटी वाले, फिर आप बोलेंगे क्यों है ज़रूरत। देखिए कुछ केसेस होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड, थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं और एसेसरी कैनाल्स वगैरह रहती हैं, तो इन लोगों की स्पेशलाइजेशन उसी में होती है। तो आपको अगर अपने क्लिनिक में ऐसा कभी करते लगे कि हाँ ये केस मैं हैंडल नहीं कर सकता, तो उस केस में आप एंडोडोंटिस्ट को बुलाते हैं, जो कि आरसीटी के स्पेशलिस्ट होते हैं। इसके बाद आपकी जो ब्रांच आ गई ऑर्थोडोंटिक्स, जो तारों की ब्रांच बोलते हैं, तारों से टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करना। इसमें भी बहुत पैसा। आपका जो इनविजिबल जो ब्रेसेस हैं,
तो उसका जो डीलिंग है, और आप अब तो कस्टमाइज्ड आपके चल पड़े हैं ब्रेसेस, तो जो कस्टमाइज्ड इनविजिबल ब्रेसेस हैं उसमें वो कस्टम मेड होके आते हैं, स्पेशली अब्रॉड से आते हैं, आपके ऑर्डर पे बनाए जाते हैं। तो वो अगर वो वाले कोई लगवाता है तो वो तो 1.5 लाख से 2 लाख तक का ट्रीटमेंट है, जो कि बहुत ही कम लोग लगवाते हैं। और लेकिन जनरली जो तारों वाला ट्रीटमेंट है वो करवाते हैं लोग, तो उसमें भी जो ऑर्थोडोंटिस्ट है, एक केस के वो 30,000 से लेके 50,000 तक चार्ज करते हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर केस, राइट। लेकिन ये आपको पूरे 1 या 1.5 साल बाद ये जो आपका जो केस होता है ये कंप्लीट होता है, और जो जितने केसेस आप करेंगे तो उसका जो भी आपको पैसा मिलेगा वो आपको मंथली बेसिस पे चार्ज करना होता है पेशेंट से। कभी आप 2,000 चार्ज करते हैं, कभी 2,500, वो डिपेंड करता है जहाँ पे आप विजिट कर रहे हैं या फिर आप एज ऑर्थोडोंटिस्ट अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है आप महीने के कितने केसेस कर रहे हैं, दिन के कितने केसेस कर रहे हैं, तो आप कैलकुलेशंस लगा सकते हैं। ये है ऑर्थो। इसके बाद हम बात करते हैं पीसीडी ब्रांच, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री की ब्रांच रहती है ये हमारी। तो इसमें क्या रहता है कि आपका स्पेशली प्रोग्राम्स ऑफिसर्स बनते हैं ये लोग, सरकारी में पीजे वगैरह भी वहाँ पे करवाते हैं इसकी डिग्री, और कई बार WHO में भी इसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो कई लोग करते हैं। इसके बाद जो बात आ गई आपकी ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन पर्सनली मतलब मेरी मेरी लिस्ट में टॉप पे आता है। बाकी सबके देखिए अलग अलग वो रहते हैं। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन मतलब ये वो है कि जो आपको MBBS वाली फीलिंग दिला देगा। मतलब BDS में आप सिर्फ दांतों में वो करते हैं, बट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन आपको टोटली आपका जॉब प्रोफाइल चेंज कर देगा, आपका मेंटल स्टेटस चेंज कर देगा, और आपकी जो प्रोफेशनल सेटिस्फेक्शन है, जो बच्चों को लगता है कि नहीं यार एक MBBS वाला चीज़ जिनको कभी लगता है कि मिसिंग है, तो ये करते कहाँ इस पे आते हैं जी। तो ये क्या करते हैं जी, आपके एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, राइट। तो उसमें जबड़े वगैरह आपके टूट जाते हैं कई पेशेंट्स के, तो कईयों का नाक वो हो गया, तो ये लोग बेसिकली MBBS वालों के साथ मिलके सर्जरीज प्लान करते हैं आप वहाँ पे। तो प्रॉपर ICU में आप लोग OT में काम करते हैं, तो वहाँ पे आप क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट के जो केसेस होते हैं छोटे छोटे बच्चों के, 8-10 महीनों के, 6 महीने के बच्चों के, वो केसेस आप करते हैं। तो किसी का, और ये फेशियल एस्थेटिक वाली चीज़ें भी करते हैं, और जो आप स्किन वाले जैसे MBBS के पास स्किन करने के बाद आप लोग बोटॉक्स फिलर्स या फिर जो हेयर ट्रांसप्लांट, वो ये ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स करते हैं। इनकी नाइट ड्यूटीज़ होती हैं प्रॉपर, क्योंकि ट्रॉमा तो कभी भी केस आ सकता है, राइट। तो कई बार जो फेशियल ट्यूमर्स होते हैं आपके, ओरल कैंसर, तो ये स्पेशलाइजेशंस है, सुपर स्पेशलाइजेशंस है आपके ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स के। ये लोग जो ऊपर आपका फेस का वो है, ये फेस की सर्जरी ऐसे करेंगे, किसी का जबड़ा पूरा ही ख़राब हो गया है तो वो ये लोग ठीक करेंगे, और उसमें आपको नए ट्रांसप्लांट्स, इम्प्लांट्स आपके ये लोग करते हैं, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स। तो ये चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग करते हैं, और आपको प्रॉपर अगर MBBS वाली फीलिंग अगर कभी लगे कि लाइफ में मिसिंग है आफ्टर करने BDS करने का, तो ये फील्ड आपके लिए है। पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती है ये फील्ड। और मतलब वैसे तो आप जब सिंपल BDS में भी आप चीज़ें करते हैं, जैसे मेरा इंटरेस्ट है सर्जरी में, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज जो हमारी रहती हैं एज अ BDS, आप सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस करते हैं जो, तो उसमें वो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। आप सूचर्स देते हैं फेस के इसमें अपने ओरल कैविटी में। तो बाकी तो देखिए थोड़ी सी अपनी स्थितियाँ सबकी अलग होती हैं। तो मैं मतलब ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी मेरी एक पर्सनल चॉइस है, मुझे कभी लाइफ में मौका मिला तो मैं ये करना चाहूँगी। बट अब देखिए, आप लोग फ्रेशर्स हैं, आप लोगों को ये चीज़ें पहले से पता है, तो आप लोग अभी से स्टेप्स ले सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें हैं। बाकी आप सैलरी की बात करें तो सैलरी का वही, आप सोचो कि ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी करके आप क्लिनिक खोलो और पेशेंट एकदम से आना है, वैसा नहीं होगा। देखिए एफर्ट्स पुट इन करने पड़ेंगे। अगर आप अपने फैमिली के पहले डेंटिस्ट हैं तो ऑब्वियसली ये एफर्ट्स थोड़े से और हो जाते हैं, क्योंकि हमारे इसमें सैचुरेशन है, नो डाउट है। कई लोगों ने बोला है कि मैम 20 से 30 हज़ार से ज़्यादा नौकरी नहीं मिलती है। तो अगर मैं गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरी की बात करूं, तो अगर मैं हिमाचल की बात करूं, तो हिमाचल में आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस है प्रेजेंटली, उसमें जो आपको रखा जाता है स्टार्टिंग में BDS को या फिर MDS को, उनकी सैलरी सेम है, 40,000 रुपये स्टार्टिंग है आपकी। 2 साल बाद आप रेगुलर हो जाएंगे। रेगुलर हो जाएंगे तो 7th पे कमीशन लग जाएगा, तो आपकी 70 और 80 के बीच में आपकी सैलरी हो जाएगी उसमें, जो 7th पे कमीशन है।
और जो आपका ये रहेगा आपका पीजे अलाउंस, आपको अगर आपने एमडीएस होने के बाद अपनी गवर्नमेंट सर्विस वो करी है तो उसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलते हैं उसके। थोड़ा सा 7,000 है जैसे हमारे हिमाचल में पीजे अलाउंस अभी प्रेजेंटली, उस हिसाब से आपको मिलेगा। और वैसे ही सेंटर की जॉब है, सेंटर में दो आपको ऐसा नहीं है, ऐसा वहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग स्केल है वही आपका आई थिंक 80,000 के आसपास है। और अगर आप जो हमारे ये एक्स सर्विसमैन वाले क्लिनिक्स होते हैं, इनको बोलते हैं एक्स सर्विसमैन वाले क्लिनिक, शायद मेरे को टर्म नहीं याद आ रहा क्या होता है ये, ईएसआईसी इज़ अलग। और आपने सच माना है, एक आपकी जॉब निकलती है तो एक्स सर्विसमैन वाले जो हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें भी अलग से जॉब्स निकलती हैं, उसमें खैर रिजर्वेशंस भी होती हैं। और वहाँ पे आपका 75,000 का आपका स्टार्टिंग पैकेज है प्रेजेंटली, राइट। तो इतना पैकेज तो हम लोग जब गवर्नमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे थे, हमारा तो इसे अब क्या ही बोलूँ मैं आपको। बट चलो अपना अपना स्ट्रगल होता है, तो हमारा तो इसे आधे आधे से भी मतलब उतनी हाफ ऑफ दिस थी सैलरी, तो स्ट्रगल है अपना अपना। तो प्राइवेट सेक्टर में भी हार्ड वर्क है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी अगर आप आते हैं तो आपके अपने स्ट्रगल्स हैं। तो बट अगर आप में टैलेंट है, आपको कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज ऑफ। बाकी जो भी आप डिसीजन लें, अपना कैलकुलेटिव डिसीजन लें, सारी ऑप्शंस को खुला रखें। ये था A to Z ऑफ डेंटिस्ट्री। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ऑल द बेस्ट। हर हर महादेव, जय श्री राम, ऑल द बेस्ट। एक मेन ब्रांच में और भूल गई थी, वो है प्रोस्थोडोंटिक्स। प्रोस्थो में आप जो आर्टिफिशियल दांत होते हैं इनको लगाते हैं, कैप्स लगाते हैं, एफपीडीज लगाते हैं और इम्प्लांट्स भी करते हैं। तो ये फील्ड भी बहुत अच्छी है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं एमडीएस के लिए। थैंक यू।